हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 संविधान संशोधन। ठीक है। भारतीय संविधान परिवर्तनशील है, अतः इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। संविधान में संशोधन की व्यवस्था अनुच्छेद 368 में की गई है। ठीक है। संविधान में संशोधन का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। स्पष्ट है कि संविधान में संशोधन का कोई भी प्रस्ताव राज्य के विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता। संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, जैसे राज्यों के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का गठन एवं उत्साधन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि एवं कमी। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। ऐसे संशोधन के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या की आधी एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 के समर्थन की आवश्यकता होती है, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित विषय। विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुमोदन से संशोधन। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत में क्या होता है? आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया एवं निर्वाचक मंडल से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया होती हैं, संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के लिए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार के लिए। 7वीं अनुसूची में वर्णित विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 73वां संविधान संशोधन ऐसा ही संशोधन था जिसे संसद के विशेष बहुमत के साथ 17 राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त था। इसमें 7वीं अनुसूची का विषय शामिल था। संशोधन प्रक्रिया के साधारण लक्षण। हमारे संविधान में संघटक शक्ति संघ के विधानमंडल में निहित है। संविधान में संशोधन के लिए कोई पृथक निकाय नहीं है। राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते। संविधान में संशोधन का कोई भी प्रस्ताव संघ की संसद में ही लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन 108(1) की व्यवस्था नहीं है, जबकि सामान्य विधेयक की स्थिति में इसकी व्यवस्था की गई है। इसलिए संविधान संशोधन के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन के लिए किसी विधेयक को संसद में पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है। मूल अधिकार एवं संविधान संशोधन। संसद को अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है, कोई भी विधि जो संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करती हो, उसके उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। इस प्रकार संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। गोकलनाथ मामले में न्यायालय ने इसी विचार को पुष्ट किया और संविधान संशोधन को विधि माना। केशवानंद वाद में न्यायालय ने अपने फैसले को उलट दिया और यह माना कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। अतः संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह माना गया कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन एवं संविधान का मूल ढांचा। संविधान में मूल ढांचे की परिभाषा नहीं दी गई है और न ही इसे सूत्रबद्ध किया गया है। न्यायालय ने विभिन्न वादों पर विचार करते हुए संविधान के मूलभूत ढांचे के प्रश्न को उठाया है, पर न्यायालय ने भी इसका स्पष्ट निर्धारण नहीं किया है। न्यायालय का स्पष्ट मानना है कि संविधान के आधारभूत ढांचे को विभिन्न मामलों में वस्तुपरक ढंग से विचार करते हुए ही निर्धारित किया जा सकता है। संविधान के मूल ढांचे में निम्न विषय शामिल हैं: भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, कल्याणकारी राज्य, परिसंघीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक पुनर्अवलोकन, मूल अधिकार, विधि का शासन, संविधान की सर्वोच्चता आदि। संविधान का 25वां संशोधन। इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 अतः स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत बनाई गई कोई भी विधि न्यायिक पुनर्विलोकन से मुक्त कर दी गई, पर न्यायालय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक पुनर्अवलोकन को समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने
यह माना कि न्यायिक पुनर्अवलोकन संविधान के मूल ढांचे का अनिवार्य अंग है। संविधान का 42वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 में 2 खंड 4 और 5 अतः स्थापित किए गए। खंड 5 के अनुसार संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। खंड 4 के अनुसार संविधान संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता किसी न्यायालय में किसी आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी, पर न्यायालय ने मिनर्वा मिल वाद में अपने विनिश्चय द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में अतः स्थापित खंड 4 एवं 5 को इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया कि न्यायिक पुनर्अवलोकन संविधान का आधारिक लक्षण है और इसे संविधान संशोधनों द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रमुख संविधान संशोधन संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951। इस संशोधन के द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार और जमींदारी अनुमूलन अधिनियमों को मान्यता दी गई और संपत्ति के अधिकार के संबंध में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया। संविधान दूसरा संशोधन अधिनियम 1952। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व संबंधी अनुच्छेद 81(1) ख में संशोधन किया गया। संशोधन से पूर्व के अनुच्छेद के अनुसार प्रति 7.5 लाख जनसंख्या के लिए कम से कम 1 और प्रति 5 लाख जनसंख्या के लिए अधिक से अधिक 1 प्रतिनिधि की व्यवस्था थी। इस संशोधन ने प्रति 7.5 लाख जनसंख्या के लिए कम से कम 1 शब्दों को लुप्त कर दिया। संविधान का तीसरा संशोधन अधिनियम 1955। इस संशोधन के द्वारा केंद्र को खाद्य पदार्थ, पशुओं का चारा, कच्ची रुई और कच्चे पटसन के बारे में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। संविधान चौथा संशोधन 1955। इस संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची में 7 और अधिनियम जोड़ दिए गए ताकि उनकी वैधता पर किसी न्यायालय में आपत्ति न उठाई जा सके। संविधान पांचवा संशोधन अधिनियम 1955। इस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को समृद्ध राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा तथा उसे अपने विचार प्रकट करने के लिए निश्चित समय दिया जाएगा। विधेयक संसद के सम्मुख तभी पेश किया जा सकेगा जब दिए गए समय की अवधि समाप्त हो गई हो। संविधान छठा संशोधन अधिनियम 1956। इस संशोधन के द्वारा समाचार पत्रों को छोड़कर सब वस्तुओं पर अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में क्रय विक्रय पर कर संघ विधानपालिका के अधिकार क्षेत्र में आ गया। संविधान सातवां संशोधन अधिनियम 1956। इस संशोधन के द्वारा राज्य के पुनर्गठन की योजना को क्रियान्वित किया गया। राज्य का क ख ग वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया तथा देश को एक स्तर के 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। संविधान आठवां संशोधन अधिनियम 1959। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में स्थानों के विशेष आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों के लिए मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई। संविधान नवा संशोधन अधिनियम 1960। इस संशोधन के द्वारा सीमा विवाद संबंधी 10 सितंबर 1958, 23 अक्टूबर 1959, 11 जनवरी 1960 को हुए भारत पाकिस्तान समझौते की शर्तों को क्रियान्वित करने और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। संविधान 10वां संशोधन अधिनियम 1961। इस संशोधन के द्वारा दादर और नागर हवेली को भारत का अंग बना दिया गया। संविधान 11वां संशोधन अधिनियम 1961। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किए गए। संशोधन के बाद राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि निर्वाचक गण का निर्वाचन पूर्ण नहीं हुआ था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संशोधन द्वारा गैर जरूरी कर दिया गया। अब दोनों सदनों के सदस्य मतदान पत्रों के द्वारा मत दे सकते हैं। संविधान 12वां संशोधन अधिनियम 1962। इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग घोषित किया गया तथा उन्हें भारत संघ का 8वां संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। संविधान 13वां संशोधन अधिनियम 1962। इस संशोधन के द्वारा नागालैंड को भारत का एक नया राज्य घोषित किया गया। 14वां संशोधन 1962। इस संशोधन के द्वारा पौंडुचेरी, कारिकल, माहे और यमन को पौंडुचेरी के नाम से विधिवत भारत का अंग और एक संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया एवं पौंडुचेरी को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। संघ राज्य क्षेत्रों में से लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई।
15वां संशोधन अधिनियम 1963। इस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की सही आयु संबंधी विवाद उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। 16वां संशोधन अधिनियम 1963। इस संशोधन के द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्र की प्रभुसत्ता और एकता के हित में भाषण, अभिव्यक्ति, सम्मेलन आदि की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों पर विधि द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही किसी भी राज्य के भारतीय संघ से पृथक होने तथा संघ को भंग करने के प्रयासों को अवैध घोषित कर दिया गया। 17वां संशोधन अधिनियम 1964। इसके द्वारा भूमि सुधार संबंधी कुछ और विधियों को संवैधानिक वैधता के बारे में संदेह दूर करने हेतु अनुच्छेद 31 क में तथा नवी अनुसूची में संशोधन किया गया। संविधान 18वां संशोधन 1966। इस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 3 क के द्वारा संसद को दी गई शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य का अथवा संघ राज्य क्षेत्र का एक भाग किसी दूसरे राज्य या राज्य क्षेत्र से मिलाकर एक नया राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया जा सकता है। 19वां संशोधन 1966। इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरणों का अंत कर दिया गया तथा निर्वाचन संबंधी विवादों को सीधे उच्च न्यायालयों में ले जाए जाने की व्यवस्था की गई। 20वां संशोधन अधिनियम 1966। इस संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा निर्णयों को वैधता प्रदान की गई। 21वां संशोधन अधिनियम 1967। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं में सिंधी को शामिल किया गया। 22वां संशोधन अधिनियम 1969। इस संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह विधि द्वारा असम राज्य में कुछ कबीलाई क्षेत्रों को एक स्वतंत्र उपराज्य बना सकती है तथा उसके लिए अलग स्थानीय विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद या दोनों की व्यवस्था कर सकती है। असम विधानसभा के कबीलाई क्षेत्रों के तथा कुछ अन्य सदस्यों की एक समिति का भी प्रावधान किया गया। 23वां संशोधन अधिनियम 1969। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और आंग्ल भारतीयों की सरकारी नौकरियों में आरक्षण और विधानसभाओं में उनके स्थानों के आरक्षण की अवधि को 26 जनवरी 1970 से आगे 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। 24वां संशोधन अधिनियम 1971। इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संसद अपनी संविधान संशोधनकारी शक्ति के अंतर्गत संशोधन के किसी भी उपबंध में, जिनमें भाग 3 के उपबंध भी शामिल हैं, संशोधन कर सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जाएगा तब वह उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं करेगा। 25वां संशोधन अधिनियम 1971। इस संशोधन के द्वारा संविधान के 31वें अनुच्छेद में प्रतिकर शब्द को हटाकर धनराशि शब्द जोड़ दिया गया और यह स्पष्ट किया गया कि यह जरूरी नहीं होगा कि सरकार समृद्ध कानून में निर्देशित रकम या धनराशि नगद ही दे, अर्थात यह राशि बांडों या प्रतिभूतियों के रूप में भी दी जा सकती है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को दिया गया संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यवन का अधिकार किसी ऐसे कानून पर लागू नहीं होगा जिसके द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए संपत्ति ली जाए। 26वां संशोधन अधिनियम 1971। इस संशोधन के द्वारा देशी नरेशों के प्रिवी पर्सों तथा विशेष अधिकारों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। 27वां संशोधन अधिनियम 1972। इस संशोधन के द्वारा नवनिर्मित मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक विधानमंडल तथा मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को वहां के विधानमंडल के सत्र में न रहने की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 28वां संशोधन अधिनियम 1972। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 314 को संविधान से हटा दिया गया और एक नया अनुच्छेद 312 क जोड़ दिया गया। इसके द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नियुक्त अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को दी गई। 29 संशोधन 1972। इस संशोधन के द्वारा केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल किया गया। 30वां संशोधन अधिनियम 1972। इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित है तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। 31वां संशोधन अधिनियम 1973। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा में राज्यों से प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। साथ ही मेघालय राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।
32वां संशोधन अधिनियम 1973। इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों की जनता के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लोक नियोजन के विषय में और शिक्षा के विषय में भिन्न भिन्न उपबंध कर सकेगा तथा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किए जाने का उपबंध कर सकेगा। 33वां संशोधन अधिनियम 1974। इस संशोधन के द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया कि केंद्रीय अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य का त्यागपत्र तब तक प्रभावी न माना जाए जब तक संबंधित सदन अध्यक्ष तथा सभापति जांच करने के बाद यह समाधान न कर ले कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है। 34वां संशोधन अधिनियम 1974। इस संशोधन के द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा और भूमि सुधार से संबंधित 20 अतिरिक्त राज्य अधिनियमों को नवी अनुसूची में शामिल किया गया। 35वां संशोधन अधिनियम 1974। इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत संघ के भीतर एक सहयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। 36वां संशोधन 1975। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में सिक्किम को एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में सिक्किम के एक एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। 37वां संशोधन अधिनियम 1975। इस संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भी गोवा, दमन और दीव, पौंडीचेरी और मिजोरम के साथ उस सूची में शामिल किया गया जिसके अधीन स्थानीय विधानमंडलों, मंत्रिपरिषदों अथवा दोनों का सृजन किया जा सकता है। 38वां संशोधन अधिनियम 1975। इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संसद के सत्रवासन दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधी राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा और उस पर किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 359 में संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आपातकाल के प्रवर्तन में इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश के लागू रहते राज्य की विधि बनाने की या कोई कार्यवाही करने की शक्ति मूल अधिकारों से निर्बंधित नहीं होगी। 39वां संशोधन अधिनियम 1975। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 71 की जगह एक नया अनुच्छेद शामिल किया गया जिसके अनुसार इस मामले के विनियमन के बारे में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई। साथ ही यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन को केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार ही चुनौती दी जा सकेगी और उस विधि पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी। 40वां संशोधन अधिनियम 1976। इस संशोधन के द्वारा संविधान की नवी अनुसूची में 64 नई प्रविष्टियां जोड़ी गईं तथा अनुच्छेद 297 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद शामिल किया गया जिसके अनुसार राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड अथवा महाद्वीपीय मगन तट भूमि अथवा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे के सभी खनिज और अन्य मूल्यवान चीज़ें संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए ही रखी जाएंगी। 41वां संशोधन अधिनियम 1976। इस संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इस संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में गणराज्य के साथ समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए तथा राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता को भी समावेश कर दिया गया। इसके द्वारा निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने वाले कानूनों को संरक्षण प्रदान किया गया तथा कुछ नए निर्देश जोड़े गए जिनमें समान न्याय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवा, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी तथा देश के पर्यावरण का संरक्षण और वन्य तथा अन्य जीवों की रक्षा करना सम्मिलित है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के निवारण के लिए संसद द्वारा कानून बनाने का उपबंध किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि ऐसे किसी कानून को इस आधार पर शून्य नहीं किया जा सकेगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 का अतिक्रमण करता है। संविधान में एक नया भाग 4 के अनुच्छेद 51 के जोड़कर मूल अधिकारों के साथ साथ पहली बार नागरिकों के मूल कर्तव्यों की भी एक सूची दी गई। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के अनुसार ही कार्य करेगा। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 352 में संशोधन कर राष्ट्रपति को देश के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति दी गई। साथ ही संसद द्वारा किए गए किसी संविधान संशोधन पर किसी न्यायालय में किसी आधार पर आक्षेप नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं 43वां संशोधन अधिनियम 1977। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति, संसद की शक्ति समाप्त कर दी गई। 44वां संशोधन अधिनियम 1978।
इस संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शंकाओं और विवादों की जांच करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के अधिकार को फिर से बहाल कर दिया गया। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की कार्यावधि फिर से 5 वर्ष कर दी गई। उच्च न्यायालयों की पुरानी शक्तियां बहाल कर दी गईं। अपने अपने राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति भी बहाल कर दी गई। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक उसे मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय नहीं मिल जाता। आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक कर दिया गया। अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन अधिकारों का परिवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकेगा। 45वां संशोधन अधिनियम 1980। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों को और आगे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 46वां संशोधन अधिनियम 1982। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 269, 286 और 366 के उपबंधों में परिवर्तन कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि करों की चोरी कम हो सके। 47वां संशोधन अधिनियम 1984। इस संशोधन के द्वारा 14 भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल किया गया। 48वां संशोधन अधिनियम 1984। इस संशोधन के द्वारा संसद को यह शक्ति दी गई कि पंजाब के मामले में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को अनुच्छेद 356(5) के अंतर्गत बजाय 1 वर्ष के 2 वर्ष तक जारी रख सके। 39वां संशोधन अधिनियम 1984। इस संशोधन के द्वारा 6ठी अनुसूची में एक नया पैरा जोड़कर संसद और त्रिपुरा राज्य की विधानसभा के अधिनियमों को स्वशासी जिला और स्वशासी क्षेत्रों पर लागू करने का उपबंध किया गया। 50वां संशोधन अधिनियम 1984। इस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि संसद को विधि द्वारा यह तय करने का अधिकार होगा कि संविधान के भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों आदि के संबंध में किस सीमा तक निर्बंधित निराकृत किया जाए ताकि उनके कर्तव्यों का उचित रूप में पालन हो और उनमें अनुशासन बना रहे। 51वां संशोधन अधिनियम 1984। इस संशोधन के द्वारा मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 330 को संशोधित किया गया। नागालैंड तथा मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 332 में भी संशोधन किया गया। 52वां संशोधन अधिनियम 1985। इस संशोधन के द्वारा दल बदल कानून लागू किया गया। 53वां संशोधन अधिनियम 1985। इस संशोधन के द्वारा मिजोरम की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 निश्चित कर दी गई। 54वां संशोधन अधिनियम 1986। इस संशोधन के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 10,000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों का 9,000 रुपये मासिक तय किया गया। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का 9,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों का 8,000 रुपये मासिक वेतन तय किया गया। 55वां संशोधन अधिनियम 1986। इस संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में राज्यपाल को विधि और व्यवस्था के मामलों में विशेष दायित्व सौंपा गया। इस अधिनियम में अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 30 तय कर दी गई। 56वां संशोधन अधिनियम 1987। इस संशोधन के द्वारा गोवा के लिए यह विशेष उपबंध किया गया कि उसकी विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। 57वां संशोधन अधिनियम 1987। इस संशोधन के द्वारा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में नागालैंड तथा मेघालय की अनुसूचित जातियों के लिए वहां की विधानसभा में सीटें आरक्षित की गईं। 58वां संशोधन अधिनियम 1987। इस संशोधन द्वारा संविधान का संशोधनों सहित हिंदी में एक प्राकृत पाठ प्रकाशित कराने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया। 59वां संशोधन अधिनियम 1988। इस संशोधन द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक समय के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया। साथ ही यह व्यवस्था की गई कि भारत की अखंडता को आंतरिक अशांति से खतरे की दशा में आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी और अनुच्छेद 19 के उपबंधों को भी निलंबित किया जा सकेगा। 60वां संशोधन अधिनियम 1988। इस संशोधन द्वारा वृत्ति कर की सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया। 61वां संशोधन अधिनियम 1988। इस संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 62वां संशोधन अधिनियम 1989। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन को 10 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
63वां संशोधन अधिनियम 1989, इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 359 के का लोप कर दिया गया तथा अनुच्छेद 356(5) के उस परंतु का भी लोप कर दिया गया जिसके अधीन पंजाब के मामले में राष्ट्रपति की उद्घोषणा को अलग रखने की व्यवस्था की गई थी। 64वां संशोधन अधिनियम 1990, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 364(4) में नया परंतु जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि 11 मई 1987 को की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा पंजाब में 6 माह के लिए और बढ़ा दी जाए और कुल 3 साल और 6 महीने तक लागू रहे। 65वां संशोधन अधिनियम 1990, इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का उपबंध किया गया। 66वां संशोधन अधिनियम 1990, इस संशोधन के द्वारा भूमि सुधारों से संबंधित 54 अतिरिक्त राज्य अधिनियमों को संविधान की नवी अनुसूची में जोड़ दिया गया। 67वां संशोधन अधिनियम 1990, इस संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई 1987 की उद्घोषणा को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। 68वां संशोधन अधिनियम 1991, इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई 1987 को की गई उद्घोषणा 1 वर्ष और बढ़ाई जा सके और उसकी कुल अवधि 5 वर्ष तक हो सके। 69वां संशोधन अधिनियम 1991, इस संशोधन के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की स्थापना के लिए उपबंध किए गए और इस संघ राज्य क्षेत्र को विशेष हैसियत प्रदान की गई। साथ ही यह व्यवस्था की गई कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। 70वां संशोधन अधिनियम 1992, इस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 71वां संशोधन अधिनियम 1992, इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। 72वां संशोधन अधिनियम 1992, इस संशोधन द्वारा त्रिपुरा राज्य की विधानसभा में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1993, इस संशोधन द्वारा ग्राम, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था की गई है। पंचायतों के अध्यक्ष के पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, महिलाओं के लिए आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों की सदस्यता के लिए स्थानों और पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तथा पंचायतों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल तय किया गया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992, इस संशोधन द्वारा नगरपालिका से संबंधित नया भाग 9 के संविधान में जोड़ा गया। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद अथवा नगर निगम स्थापित किए जाने का उपबंध किया गया। इसके साथ ही इन निकायों में महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। 75वां संशोधन अधिनियम 1994, इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राज्य और राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकार, हक और हित सहित किराया, इसके विनियमन और नियंत्रण तथा किराएदारी संबंधी विवादों के बारे में किसी विवाद, शिकायत अथवा अभियोग के अधिनिर्णय अथवा विचारण हेतु किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण गठित करने के लिए विधान बना सकेंगे। 76वां संशोधन अधिनियम 1994, इस संशोधन के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में स्थानों के आरक्षण से संबंधित तमिलनाडु राज्य के कानून को शामिल किया गया। 77वां संशोधन अधिनियम 1995, इस संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया जा सकेगा। 78वां संशोधन अधिनियम 1995, इस संशोधन के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में 27 और अन्य नियम जोड़ दिए गए ताकि उन्हें मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने के आधार पर अमान्य न किया जा सके। 79वां संशोधन अधिनियम 1999, इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की अवधि सन 2010 तक बढ़ा दी गई। 80वां संशोधन अधिनियम 2000, इस संशोधन के द्वारा संघ राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित और संग्रहित शुल्कों और करों से प्राप्त राजस्व के संघ और राज्यों के बीच बंटवारे को संशोधित आधार पर तय किया गया। 81वां संशोधन अधिनियम 2000, इस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया यदि आरक्षित स्थानों में किसी वर्ष कुछ स्थान बगैर भरे रह जाते हैं तो ऐसी रिक्तियों को सरकार एक अलग श्रेणी में रखकर अगले वर्षों में भर सकती है और ऐसा करते समय इन्हें 50% की आरक्षण सीमा में नहीं गिना जाएगा।
82वां संशोधन अधिनियम 2000, इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संघ और राज्यों की सेवाओं में आरक्षित स्थानों में किन्हीं रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरते समय मूल्यांकन के मानक और न्यूनतम अंकों में कमी की जा सकती है। 83वां संशोधन अधिनियम 2000, इस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत होने वाले आरक्षण अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होंगे। 84वां संशोधन अधिनियम 2001, इस संशोधन के द्वारा विभिन्न निर्वाचनों और निर्वाचन क्षेत्रों के समायोजन के संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन द्वारा सन 2000 के स्थान पर सन 2026 कर दिया गया। 85वां संशोधन अधिनियम 2001, इस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों की सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रमाणिक वरिष्ठता भी मिले। 86वां संशोधन अधिनियम 2002, इस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 87वां संशोधन अधिनियम 2003, इस संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को आधार बनाने का प्रावधान किया गया। 88वां संशोधन अधिनियम 2003, इस संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्यों के बीच वितरण को सुनिश्चित किया गया। 79वां संशोधन अधिनियम 2003, इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 90वां संशोधन अधिनियम 2003, इस संशोधन द्वारा असम राज्य की विधानसभा में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया। 91वां संशोधन अधिनियम 2003, इस संशोधन द्वारा दल बदल कानून में संशोधन किए गए एवं मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई। 92वां संशोधन अधिनियम 2003, इस संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं सांथली भाषा को शामिल किया गया। 93वां संशोधन अधिनियम 2005, इस संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 94वां संशोधन अधिनियम 2006, इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य के मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया तथा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के लिए इसे अनिवार्य बना दिया गया। 95वां संशोधन अधिनियम 2009, इस संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। 96वां संशोधन अधिनियम 2011, इस संशोधन द्वारा ओडिशा की राजभाषा उड़िया के स्थान पर ओडिया शब्द शामिल किया गया। 97वां संशोधन अधिनियम 2011, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) ग में अथवा संघों के बाद अथवा सहकारी सोसाइटी शब्द जोड़ा गया। इसका उद्देश्य सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन करना है। 98वां संशोधन अधिनियम 2012, इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 ज अतः स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को वह शक्ति प्रदान करना था जिसके द्वारा वह हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठा सकें। 99वां संशोधन अधिनियम 2014, इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। आयोग का मुख्य कार्य उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं उसके स्थानांतरण के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन संबंधी प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इस पर विचार करते हुए न्यायाधीशों की एक पीठ ने इसे बहुमत से असंवैधानिक घोषित कर दिया। 100वां संशोधन अधिनियम 2015, इस संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा के हस्तांतरण का प्रावधान किया गया। संविधान संशोधन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, साधारण विधेयक भी। संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने के लिए विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। साधारण विधेयक की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं दे सकता। साधारण विधेयक की स्थिति में राष्ट्रपति के पास कई विकल्प होते हैं। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति देने से मना कर सकता है या उसे पुनः विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकता है। पर संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। साधारण विधेयक के मामले में राज्य विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती, पर संविधान संशोधन के कई मामले ऐसे हैं जिनमें राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन संबंधी प्रस्ताव। संविधान संशोधन की आलोचना।
ये कहाँ तक है, 2015 तक है, ठीक है। इसके बाद भी है 2020 तक। इसको आपको खुद सर्च करना पड़ेगा गूगल से, ठीक है, और अपनी कॉपी में लिखना जिससे याद रहे, क्योंकि 2015 से लेकर 2020 तक ही इम्पोर्टेंट है। भारत में इस विषय पर चिंता इस कारण व्यक्त की गई कि सरकारों ने अक्सर संसद में अपनी भारी बहुमत का उपयोग बिना पर्याप्त विचार विमर्श के एक तरफा व्यापक संशोधन के लिए किया है। इंदिरा गांधी के समय में संशोधन का मुख्य उद्देश्य सत्ता का केंद्रीकरण एवं कार्यपालिका को अधिक शक्ति प्रदान करना था। इस काल में न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने का भी प्रयास हुआ। कई ऐसे संशोधन भी किए गए जिससे संविधान का संघीय ढांचा कमजोर हुआ। संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को भी सीमित करने का प्रयास किया गया। इन सब के कारण संविधान के मूलभूत आदर्शों पर आघात होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान संशोधन के लिए बहुमत का उपयोग अति दूरगामी परिवर्तनों के लिए किया जाना चाहिए, न कि तत्कालिक एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। धन्यवाद।